किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ऑल मेक चॉकलेट और कुकीज, हाथ से बनी मिठास। नमस्कार, स्वागत है आपका मंडी खबर में। मैं हूं अंटू सिंह। मंडी खबर में अगले 45 मिनट में आज हम आपको बताएंगे कि क्या रहा कमोडिटीज़ का हाल मंडियों में। ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे सरसों, अरहर पर, इसके अलावा भी अन्य मंडियों पर हम नज़र डालेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जो घोषणा हुई है MSP पर, उसको लेकर किस तरह के प्रभाव रहेंगे मंडियों में और किसानों को इससे कैसे लाभ होगा, उस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा 2024 आम बजट जो जारी हुआ है, इसका क्या प्रभाव है, बाजार इसे किस तरीके से ले रहा है और कुल मिलाकर किसानों की जेब पर इसका किस तरह का असर होगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर SK सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी स्पेशल में। आप उप कृषि विपणन सलाहकार हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। साथ ही हमारे साथ रूपा मेहता जी हैं, जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट हैं और आज के कार्यक्रम में जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर हमारे किसानों को कैसा लाभ होगा, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, इसके बारे में भी हम रूपा मेहता जी से बात करेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करें और धीरे धीरे पर्दे खोलें कि बजट और किसान और बाजार, इनका किस तरह का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा, किसे कितना मिलेगा। बारी बारी से इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं। केंद्र सरकार का तिलहन और दलहन की आत्मनिर्भरता पर जोर, दलहन और तिलहन की उत्पादकता और भंडारण बढ़ाएगी सरकार। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेगी सरकार। तो आम बजट पेश कर दिया गया है वित्त मंत्री के पिटारे से कृषि क्षेत्र के लिए, और ख़ासतौर पर अगर हम किसानों की बात करें जो कि कुछ नया करना चाहते हैं, नेचुरल फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कुछ विशेष है। किसानों को नए क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे, उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम दलहन और तिलहन की बात करें, इस क्षेत्र में पहले ही दलहन और तिलहन को लेकर मिशन चल रहा है, लेकिन इसे और संवर्धित करने के संकेत या फिर कहें साफ तौर पर पूरा रोड मैप इस बजट में दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट, जो कि आपको समझाएगी कि इस बजट से हमारे किसानों को, हमारे जो कृषि से जुड़े बाजार हैं, उन्हें कितना लाभ होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस आम बजट में देश के अन्नदाताओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में सरकार ने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, दलहन और तिलहन की उत्पादकता, भंडारण और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई अहम घोषणाएं की हैं। तो आइए जानते हैं कि साल 2024-25 के आम बजट में सरकार किसानों के लिए क्या-क्या तोहफे लेकर आई है। किसानों की खेती बाड़ी के लिए फसलों की उच्च उपज वाली 109 नई किस्मों तथा जलवायु अनुकूल 32 नई किस्मों को जारी करने की घोषणा की गई है। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। भारत में प्रोटीन से भरपूर दालों की खपत ज्यादा होती है, जिसे देखते हुए सरकार भारत को दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत बनाएगी। साथ ही सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी दूसरी तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक रणनीति भी बनाई जाएगी।
वहीं सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति पेश करेगी। इस नीति का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को पैदा करना है। सब्जी आपूर्ति श्रृंखला के लिए प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक सब्जी उत्पादन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सरकार उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। इसके अलावा 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि प्रायोगिक परियोजना की सफलता को देखते हुए सरकार 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिसे डीपीआई कहा जाता है, उसे लागू करने में सहायता करेगी। इस साल डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यौरों को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। तो वित्त मंत्री का ये 7वां बजट था, जिसमें आपने अभी देखा कि मुख्य बातें क्या थी, मुख्य बिंदु क्या रहे इस बजट के, उसे हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ओवरऑल इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चाहे हम पहले बजट की बात करें और आज ये जो 7वां बजट था, सरकार का जो फोकस है वो कृषि के साथ साथ इसके से जुड़े जो अन्य सेक्टर्स हैं, लाइट सेक्टर्स हैं, उन्हें बूस्टअप करने का निरंतर प्रयास रहा और आज भी हमने इसे देखा। इसे किस तरह का पैकेज आप देखते हैं? हम सभी जानते हैं कि विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ हुए बिना किसान जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, उसकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ती है। तो इसमें यह ध्यान रखा गया है कि जहाँ जहाँ किसानों को अपनी उपज में विपणन की समस्या थी या अधिक लॉस होते थे, वहाँ यहाँ एड्रेस करने का कोशिश किया गया है इस बजट में। उदाहरणार्थ कि सब्जियों में होता क्या है, किसान 10 रुपये का बेचता है और उपभोक्ता हम शहरों के जो आसपास होते हैं वो 40 रुपये में खरीदते हैं, मतलब 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसमें एक व्यवस्था की गई है कि जहां कंज्यूमर्स हैं उसके इर्द गिर्द के वेजिटेबल्स के क्लस्टर को चयनित किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और इसकी सप्लाई के लिए मिडिल मैन नहीं होंगे जो इसकी दाम को बढ़ा देते हैं बीच में आके। बस कहा गया है कि एफपीओ होंगे, कोऑपरेटिव्स होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, ये जो है सीधे उपज को किसान ही हैं, किसान से लेकर उपभोक्ता को पहुंचाएंगे। तो एक बड़ी व्यवस्था इससे क्या लाभ होगा कि जो हमारी लॉसेस होते हैं, जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में लंबी सप्लाई चेन में, वो चीज़ खत्म हो जाएगी, किसानों को ज़्यादा आय मिलेगी और इससे आगे बढ़ेगी। एक चीज़ मैं नेचुरल फार्मिंग के लिए भी कहूँगा कि नेचुरल फार्मिंग की सफलता उसके विपणन पर ही आधारित है। बिल्कुल। जब तक उस उपज को नेचुरली कल्टीवेटेड प्रोड्यूस की मार्केट नहीं मिलेगी, तब तक लोग किसान उसको अपनाएंगे नहीं, भले ही 1 करोड़ फार्मर को लाया जाए। तो इसमें भी ये देखा गया है कि विपणन को जोड़ा जाए, उनकी कैसे ब्रांडिंग की जाए, उनको कैसे लेबलिंग की जाए, आगे कैसे ले जाया जाए ताकि किसानों को अच्छी उपज मिल सके। तिलहन दलहन के साथ भी है, सरप्लस है, हम प्रोडक्शन जितना करते हैं उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें भी विपणन ही सोचा गया है रास्ता कि विपणन के माध्यम से हम अपनी उत्पादकता को, उत्पादन को बढ़ाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है डाइवर्सिफाई कराएंगे। जो राइस बेस्ड कल्टीवेशन है, व्हीट बेस्ड कल्टीवेशन है, उसको हम पल्सेस से और इससे डाइवर्सिफाई जैसा कराएंगे। कि आपने खुद कहा सर, यहाँ पे बागवानी के क्षेत्र को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है और जो चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बाजार तक पहुंचे, सही स्थिति में पहुंचे और जो बीच में जो एक मार्जिन जो किसान के जेब में नहीं जाता और उपभोक्ता की जेब से उसे निकाला जाता है, वो मार्जिन भी घटाया जाए, इसका हम इस बजट में एक प्रतिबिंब देख रहे हैं। रूपा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मैं कुछ इसके पॉइंट्स पढ़ रही थी, तो कृषि संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें प्राकृतिक खेती को भी हम जोड़ लें। ओवरऑल जिससे मैंने शुरुआत की थी, यानी कृषि हमारी मजबूत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, जब तक हम इसे और मजबूत नहीं करेंगे उस तरह का प्रभाव नहीं दिखेगा। ये जो बजट एलोकेट किया गया है 1.52 लाख करोड़, इसका किस तरह का
का प्रभाव हो सकता है? देखिए, ओवरऑल अगर हम कृषि बजट की बात करें और देखें तो मुझे लगता है कि इस बार जो ये बजट है इस पर कृषि पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और डेफिनेटली इसके अभी शॉर्ट टर्म के आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई देंगे, लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। जैसा कि अभी पैनल में डिस्कशन हो रहा था कि एक्चुअल में फार्मर को उसका प्राइस नहीं मिलता। मेन यहाँ पर प्रॉब्लम ही यही है कि स्टोरेज की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और दूसरा मार्केटिंग एक सबसे बड़ा इशू है। लेकिन अब जिस तरह से इस बजट में देखा गया है कि स्टोरेज और मार्केटिंग दोनों के ऊपर फोकस किया गया है और अगर इसको ग्राउंड लेवल पर इस पूरे बजट को अगर हम देखें और ग्राउंड लेवल पर अगर ये एक्टिविटीज़ होती हैं तो डेफिनेटली ये बजट आने वाले टाइम में फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अभी जो दिक्कत आती है फार्मर्स को वो यही आती है कि वो फार्मर्स बोलते हैं कि यहाँ पर मार्केट में प्राइस, आज अनियन का आप एग्जाम्पल लीजिए, टमाटर का आप एग्जाम्पल लीजिए, टमाटर 100 रुपये से ऊपर पहुँच चुका है लेकिन फार्मर्स तो पहले ही निकाल चुके हैं क्योंकि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी। अनियन के केस में भी यही हुआ। महाराष्ट्र में हम लगातार देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं क्योंकि उनको एक्चुअल प्राइस नहीं मिल रहा लेकिन कंज्यूमर जो है वो हायर प्राइस पे कर रहा है। तो डेफिनेटली मिडल मैन काफी है बीच में जिसकी वजह से फार्मर्स को एग्जैक्टली प्राइस नहीं मिल पाता है। अल्टीमेटली फिर सरकार को इसमें बीच में रोल में आना पड़ता है जहां ना कंज्यूमर को नुकसान हो ना फार्मर्स को नुकसान हो। हम देखते लेकिन ये एक अपने आप में सिस्टम, एक चैनल बन जाना चाहिए जब इस तरह की स्थिति होती है तो रेगुलराइज रहे। और जैसा कि आपने कहा कि इसलिए इस तरह के प्रावधान लगातार किए जा रहे हैं। अब मैं सर आपसे जानना चाहूंगी, इस बजट में भी एफपीओ हो या सहकारी समितियां हो या फिर इसके अलावा जो कृषि से या फिर अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए स्टार्टअप्स हो, उन्हें भी और मजबूत करने या फिर उन्हें और प्रोत्साहित करने का प्रयास हम इस बजट में भी देख रहे हैं। खासतौर पर विपणन से अगर हम जोड़कर देखें, एफपीओ एक मैजिक स्टिक की तरह काम आ रही है किसानों की आय में या फिर उन्हें और आर्थिक रूप से मजबूती देने में, उन्हें और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। कैसे इसे देखते हैं आप? मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमको एफपीओ को केवल मार्केटिंग बूस्ट करने के लिए नहीं देखना है जी। कि एफपीओ जो होते हैं वो कलेक्टिव फार्मर के समूह होते हैं तो उससे प्रोडक्शन की कास्ट जो होती है उसको भी हम नीचे कर पाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी आदान, कोई भी सेवाएं जो हैं सामूहिक रूप से थोक में खरीदी जाती हैं तो उसका भाव भी कम होता है और विपणन में तो होता ही होता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार खुद ही 6000 करोड़ रुपए की लागत से एक योजना को परिचालन देश में कर रही है। उसके साथ भारत सरकार जो है एक नेशनल एफपीओ पॉलिसी भी बना रही है, वो 1-2 महीना में लॉन्च हो जाएगी। वो आगे लेकिन सर जैसे सरकार का पहले ही टारगेट था 10,000 एफपीओ का और इसमें इस बजट में भी हमने इसके बारे में सुना है, तो क्या माने कि जो जिस फॉर्मूले पर या फिर जिस ब्लूप्रिंट पर सरकार चल रही थी उसके परिणाम काफ़ी अच्छे हैं कि एफपीओ हो या फिर सहकारी समितियों के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास करना हो, उसके परिणाम उतने ही उत्साहजनक है? यही इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि बहुत सारे एफपीओ 10,000 इस योजना में बन गए हैं और इसके साथ ही और पहले से राज्य सरकारों द्वारा, प्राइवेट सेक्टर द्वारा कुल 50,000 एफपीओ देश में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे एफपीओ ऐसे हैं जो पोटेंशियल तो हैं लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं चल पा रहे हैं। तो सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से उन एफपीओज को भी, उन कृषक उत्पादक संगठनों को भी मदद पहुंचाएगी, हैंड होल्ड करेगी कि ताकि वो भी आगे चलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम जो अमूल का मिल्क का मॉडल है हम उसको एक सक्सेसफुल मॉडल कहते हैं। उसको इसलिए कहते हैं कि भाई एक स्तर पर प्रोड्यूस का एकत्रीकरण हो गया, उसके बाद उसमें जो है वैल्यू ऐड कर दी गई, फिर उसके बाद उसके विपणन की व्यवस्था की गई। तो सरकार जो है एफपीओ के फेडरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, उसके लिए भी आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी और यह जो है आगे चल करके मील का पत्थर साबित होंगे किसानों को मार्केटिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए। जी जी बिल्कुल। और देखिए उस जो एक ये भी बात की गई कि जो पूरा डेटा है किसानों का उसे और व्यवस्थित किया जाए, उससे और सुचारू तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इस तरह के एजेंसीज भी लगातार काम कर रही हैं और उस पर भी इस बजट में बात कही गई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि मंडियों में किस तरह का प्रभाव देखा जा रहा है, जो विभिन्न जिनसे हैं उनका ट्रेंड किस तरह का नजर आया है और साथ ही जो अवसंरचना की बात की गई है यानी ग्रामीण विकास अवसंरचना कोष, उसका क्या प्रभाव रहेगा। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मंडी खबर। आपदा कभी समय देख कर नहीं आती, हो ओलावृष्टि या हो तेज आंधी,
ऐसी स्थिति में बढ़ जाती है किसानों की परेशानी जब फसल का हो जाए नुकसान और हो जाए वित्तीय हानि। इस वित्तीय हानि से आज ही खुद को बचाओ। AIC और PMFBY के साथ फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल मंडी खबर। और जैसे कि ब्रेक से पहले हमने चर्चा की कि इस बजट से हमारे किसानों को कैसा लाभ होगा, किस तरह के जो घोषणाएं हुई हैं उनका प्रभाव कैसा रहेगा, किनका दूरगामी प्रभाव रहेगा, या फिर जो किसानों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, चाहे उनका आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, उसकी झलक भी इस बजट में देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मंडी खबर हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम मंडी भाव भी आपको बताते हैं। अलग अलग कमोडिटियों की क्या स्थिति रही, क्या चाल रही मंडियों में, कहां भाव नरम रहे, कहां गर्म रहे, ये भी हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो इस बात को हम मिस आज भी नहीं करेंगे। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी पुलकित के पास, जिनके साथ अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं, बाजार एक्सपर्ट। आइए समझते हैं सरसों की स्थिति आज क्या रही। नमस्कार, धन्यवाद अंजू जी। मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मंडी खबर में। और जैसे कि हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है इस दिन का कि बजट आएगा और किसान भाइयों के लिए क्या खास रहेगा, तो वो दिन आ चुका है, बजट पेश हो चुका है और जानते हैं कि बजट में क्या कुछ खास रहा। जैसे कि आपने देखा कि आज के बजट में खास तौर पर दलहनी और तिलहनी फसलों पर फोकस किया गया, उसके उपज को बढ़ाने की बात की गई है सरकार द्वारा, विपणन व्यवस्था बेहतर करने की बात की गई है और किसानों के लिए यह बात कही गई है कि उन फसलों पर ज्यादा जोर दिया जाए जिससे किसान भाइयों को अधिक मूल्य मिल सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मंडी खबर में हम अलग अलग कमोडिटीज की बात करते हैं, लेकिन जब बात दलहनी और तिलहनी फसलों की हुई है तो हम आज जानेंगे कि दलहनी और तिलहनी फसलों पर जो बजट पेश हुआ है उस बजट का क्या असर देखने को मिलेगा और साथ ही ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में इन कमोडिटीज का क्या असर देखने को मिलेगा और किसान भाई इन कमोडिटीज को उगाकर या इसकी उपज कर कितना फायदा ले सकते हैं। इस तमाम चीजों को जानेंगे अपने जो कमोडिटी एक्सपर्ट होते हैं उनसे। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हमारा मंडी खबर में जो खास प्रोग्राम रहता है और में जो खास भूमिका रहती है वो कम्युनिटी एक्सपर्ट की रहती है। तो बिना देर किए हुए स्वागत कर लेता हूं मैं अपने कम्युनिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। जी, तो अनुज जी हमारे साथ आ चुके हैं और अनुज जी से आज हम सरसों के बारे में जानेंगे कि जिस तरीके से बजट में तिलहनी और दलहनी फसलों पर फोकस किया गया है कि आने वाले समय में इसमें क्या विकास देखने को मिलेगा और बीते दिनों में किस तरीके से उठापटक देखने को मिला है, किस तरीके से आवक रही तमाम देश भर की मंडियों में और जो इसके सौदे रहे वो किस प्रकार से हुए, इसको जानने के लिए रुक करेंगे अपने कम्युनिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। तो अनुज गुप्ता जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो बजट जो ये पेश किया गया है, जिस तरीके से दलहनी और तिलहनी फसलों को फोकस किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को कम्युनिटीज के नजरिए से और एक एक्सपर्ट के नजरिए से? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें दलहन और तिलहन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। हम अगर आप आज से 5 साल पहले देखेंगे तो हम तिलहन को भी इंपोर्ट कर रहे थे, बट अब हम तिलहन के नज़रिए में हम अब पूरे आत्मनिर्भर बन गए हैं, बट दलहन के क्षेत्र में भी हम पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो कमोडिटी है उन दोनों की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए कहीं ना कहीं बजट पर पूरा जोर दिया गया है। और इस बार अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है एलोकेट किया गया, करीबन 1.52 लाख करोड़ के आसपास का फंड एग्रीकल्चर पे दिया गया, जिसमें जो मेन फोकस है वो दलहन और तिलहन के ऊपर है। और कहीं ना कहीं मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भारत अभी तक जो इंपोर्ट के ऊपर बेस था वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई दे। जी, आत्मनिर्भर बनना बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के लिए रही है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इस सब्जेक्ट को लिया है और जिस तरीके से हर क्षेत्र की बात की जाए, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर की बात हो। अब बात करें अगर हम सरसों कम्युनिटी की, अगर बजट पेश किया गया है उससे पहले की अगर हम बात करें, क्या स्थिति रही है देश भर में सरसों की उपज के
बारे में, किसान कितना इस सरसों को उगा पाते हैं और मंडियों तक ले जाने के बाद क्या उनको उनकी उपज का सही दाम मिल पाता है, मौजूदा स्थिति सरसों की अगर बात की जाए तो क्या है? देखिए, सरसों एडिबल ऑयल में अगर हम पूरे तिलहन में बात करें तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसकी वजह से हम देखें तो कहीं ना कहीं जो भारत की आपूर्ति है पूरी, वो यहाँ पे फुलफिल होती है। तो सरसों एक बहुत बड़ी कमोडिटी है, जहाँ पर आप मेन प्रोड्यूसिंग एरिया देखेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये बहुत बड़े एरिया हैं जहाँ पर हम काफ़ी हद तक प्रोडक्शन देखते हैं। और इस बार अगर आप देखेंगे तो सरसों के अंदर काफ़ी अच्छी क्रॉप हमने देखी थी। अगर हम यहाँ पे एग्री की बात कर रहे हैं तो मानसून को हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। मानसून हमें पहले लग रहा था कि लगाड़ रहेगा, मगर अब अबव नॉर्मल मानसून हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल जो क्रॉप आएगी वो काफ़ी अच्छी क्रॉप आएगी। इस बार अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट करीबन 365 लाख मीट्रिक टन के आसपास की हमने क्रॉप देखी है, जो कि काफ़ी अच्छी क्रॉप है, और हमें लगता है कि अगले साल भी अच्छी क्रॉप देखने को मिलेगी। तो क्रॉप का अगर हम साइज वाइज देखें तो बहुत अच्छी भरपूर फसल यहाँ पर है। हालांकि अभी रिसेंटली इसका एमएसपी इंक्रीज किया गया है, जो कि किसानों के लिए बहुत बेहतर है। तो ऐसे में क्रॉप का अच्छा आना और एमएसपी का बढ़ना, ये सोने पे सुहागा वाली बात है। और कहीं ना कहीं इंपोर्ट का ना होना, क्योंकि हम देखें तो एडिबल ऑयल पे हमारा ऑलमोस्ट इंपोर्ट जो कम होता हुआ दिखा है, तो ऐसे में किसानों को यहाँ पर लाजमी है कि अच्छे दाम मिलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारे कम्युनिटी एक्सपर्ट ने बताई है, जिस तरीके से यहाँ पर अनुज गुप्ता जी ने आपको बताया है। साथ ही हम आपसे ये भी अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि आने वाले एक साल के अंदर हम देखेंगे कि सरसों से जुड़े हुए जो किसान हैं उनकी आमदनी और तेजी से बढ़ेगी, हमारे देश के किसान आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब मैं रुक करूंगा अपनी सहयोगी अंजू जी का, और अंजू जी से जानेंगे कि बजट की मुख्य 10 बिंदु कौन से हैं और क्या खास बातें रहीं। अंजू जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि 10 मुख्य बिंदु कौन से हैं आज के? बिल्कुल, और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा पुलकित, और अनुज जी ने भी बताया कि कैसे खासतौर पर तिलहन के क्षेत्र में हम लगातार आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा उन्होंने ये भी बताया कि पहले जो हम विदेशों से मंगाया करते थे उसमें भी हम कमी देख रहे हैं, और किसानों का रुझान भी इसमें बेहतर है। और इस बार तो सोने पर सुहागा ये है कि चाहे किसी भी फसल की बात करें, मानसून इस बार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चले अब हम बात करते हैं कि इस बजट की जो 10 मुख्य बातें हैं, यानी जिन्हें हम कहें कि जो हाइलाइट्स हैं वो क्या रहे। तो हाइलाइट्स पर हम नज़र डालेंगे, आपको बताएंगे कि वो 10 प्रमुख बातें क्या हैं, और इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे किसानों के लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए, और जिसे हम कहें कि हमारे देश की जो रीढ़ है यानी कृषि का सेक्टर, वो रीढ़ और कितनी मजबूत होगी, आर्थिक रूप से हम आने वाले एक साल में और कितना बेहतर प्रदर्शन इस साल कृषि के क्षेत्र में कर सकेंगे। तो ये 10 प्रमुख बातें हम आपको बारी बारी बताएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और आपको बताएं कि जो आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इन सभी बातों को शामिल किया गया है। आइए नजर डालते हैं उस रिपोर्ट पर। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत का रोड मैप देने का वादा किया था। इस बजट में सरकार इसी पर आगे बढ़ती हुई नजर आई। कृषि क्षेत्र चूंकि 42% से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, इसलिए विकसित भारत के रोड मैप में कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला, आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लिए कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को पहली प्राथमिकता को जरूरी बताया। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर दिया। इस दिशा में कृषि की 32 और बागवानी की 109 किस्में जारी की जाएंगी। दूसरा, बजट कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का वादा है। तीसरा, एफपीओ, सरकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात भी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कही। 4, झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 5 राज्यों में जन समर्थ किसान क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। 6, ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पीएम ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू होगा। 25,000 गांवों तक नई सड़क बनाई जाएगी। 7वां, 3 वर्षों के दौरान डीपीआई में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। इस साल डीपीआई की मदद से 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा और राज्यों के साथ मिलकर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू होगी। साथ ही 6 करोड़ किसानों की जमीन की रजिस्ट्री भी की जाएगी। 8वां, बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सहकारी क्षेत्र में सरकार का प्रणालीगत, व्यवस्थित और चौतरफा विकास पर जोर है। इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। नवा कौशल प्रशिक्षण के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा और 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वां MSME को आवधिक ऋण देने के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। तो देखिए, प्राकृतिक खेती की बात हो, जिसमें हमने आपको पहले पॉइंट में बताया कि जलवायु अनुकूल जो नई किस्में हैं वो किसानों तक पहुंचाई जाएंगी, या फिर ऋण गारंटी योजना की बात हो, हर पहलू पर इस बजट में फोकस किया गया है। कोई भी पहलू ना छूटे, ये आपने इन पॉइंट्स में भी देखा, जो कि मोटे तौर पर हमने 10 यहाँ पर आपको बिंदु बताए। चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। तो सर, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बजट में भी स्टार्टअप के साथ युवाओं को और प्रशिक्षित, यानी कौशल विकास तो हमारा पहले ही चल रहा है, लेकिन इसे और बूस्ट करने का प्रयास दिखाई देगा आने वाले वर्षों में। इससे ओवरऑल जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, और खासतौर पर युवाओं को जो हम कह रहे हैं कि कृषि से जोड़ा जाए और इससे संबंधित जो व्यवसाय हैं उससे वो जुड़े, ताकि एक यंग ब्लड भी इन्फ्यूज हो, इसका किस तरह से प्रभाव रहने वाला हो? हम जानते हैं कि किसान, अगर ये युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को अगर गांव में ही रोजगार मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। उसके लिए ज़रूरत क्या है? उसके लिए ज़रूरत है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं कौशल विकास की ज़रूरत है। जी। लोग अचानक क्षेत्र में अगर पहुंच जाते हैं तो वो कौशल के अभाव में उसको अच्छे से बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर कौशल विकास को, अच्छे रिसोर्स को, इनको सबको मिला करके कृषि के उद्यमीकरण से जोड़ा गया है, ताकि कृषि में किसानों को उद्यमीकरण, प्रोसेसिंग का, एक्सपोर्ट का लाभ हो, साथ साथ इसमें रोजगार की उत्पत्ति भी कृषि क्षेत्रों में हो। और ये प्रशिक्षित किसान जो हैं, स्किल्ड किसान जो हैं, या स्किल्ड वो नवयुवक जो हैं, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उससे इनको बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर और व्यवस्था की गई है, जो क्रेडिट गारंटी फंड को इन्होंने इसको आगे ले जा करके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके लिए भी कवरेज करा है। तो इससे क्या होगा, कोलैटरल वगैरह नहीं जरूरत पड़ेगी और बिना कोलैटरल के बैंक से फाइनेंस हो जाएगा और उद्यमी स्टार्टअप्स वगैरह इस कार्य को अच्छे से कर और पाएंगे। मुझे लगता है सर, इससे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस भी होंगे, ज़्यादा लोगों में एक आत्मविश्वास भी आएगा कि इस क्षेत्र में आगे बढ़े, और एक जो फियर फैक्टर होता था, एक जो कॉन्फिडेंस की कमी होती थी, वो शायद इसे दूर करने का प्रयास हम इसे देख रहे हैं। रूपा जी, क्योंकि आप मार्केट एक्सपर्ट हैं, तो इन जैसे खास तौर पर हम कहते हैं कि बाजार तभी चलता है जब बाजार में मोबिलिटी हो और लिक्विडिटी हो। इससे खासतौर पर हम जो कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके बाजार को देखें तो उसमें कितना ये इन्फ्यूज़ करेगा? देखिए, बिल्कुल जैसा कि फोकस किया गया है, हर तरीके से उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी फार्मर्स को, तो डेफिनेटली लिक्विडिटी इससे बढ़ेगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की भी स्कीम अब लॉन्च की जा रही है, और वैसे मुद्रा लोन की अगर देखें योजना को तो उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकार ने पूरी कोशिश की है कि फार्मर्स को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और कृषि के क्षेत्र में वो आगे बढ़े। और जिस तरीके से रोजगार के ऊपर भी पूरा फोकस किया गया है, ट्रेंड किया जाएगा किसानों को, और हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी नया ब्लड जो है अब फार्मर्स जो खेती की तरफ डाइवर्ट हुआ है। हम काफ़ी वीडियोस देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि युवा, जो आज के युवा है, वो अपनी जॉब को छोड़कर एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं और उसमें एक अपना अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। और जिस तरीके से अब सरकार ने ये बजट पेश किया है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा आगे आने वाले समय में। और जो लिक्विडिटी की बात है, डेफिनेटली इन कदमों से आगे चलकर लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, और जिससे फार्मर्स को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि युवा भी इससे जुड़ रहे हैं, नए नए तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, सरकार भी ऐसे प्रयोगों को, आइडियाज़ को स्टार्टअप के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है, और बाजार की स्थिति को और मजबूत, और जैसा कि मैम ने भी कहा कि लिक्विडिटी बढ़े, इसके भी प्रयास इसमें भी हम देख रहे हैं। और एक और हमने बीते एक दशक में बदलाव जो देखा है कृषि के क्षेत्र में, वो कि युवा इससे जुड़कर अपने आप को एक आत्मविश्वास से भरा हुआ समझता है, और एक प्राइड का भी एक जो भाव है वो
भी उसमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर से मेरे सहयोगी पुलकित के पास हम आपको लेकर चलेंगे, जो कि अन्य जो फसलें हैं, जो अरहर है यानी दलहन के क्षेत्र में किस तरह का प्रभाव रहेगा, दलहन में हम और बेहतर कैसे कर पाएंगे, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, इसे समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर बजट स्पेशल। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर बजट स्पेशल, और आइए अब आपको लेकर चलते हैं पुलकित के पास, और वो आपको अरहर का जो मार्केट ट्रेंड है उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही बजट में जो हमने तिलहन के साथ दलहन के बारे में भी सुना, और जो उसे और मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मिशन पहले ही चल रहा है, लेकिन आगे इसे और कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, किस तरह के कदम हो सकते हैं और आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चले चलते हैं पुलकित के पास। धन्यवाद अंजू जी। तो आगे बढ़ते हैं, और जिस तरीके से हमने तिलहनी फसल के बारे में बात करी और आपसे जानने की कोशिश करी, जो हमारे कॉमोडिटी एक्सपर्ट थे उनसे जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से बाजार पर इफेक्ट रहेगा, आने वाले दिनों में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हम अपनी दलहनी फसल की। दलहनी फसल में बहुत मुख्य फसल होती है अरहर। तो अरहर के बाजार भाव किस तरीके से रहे, बीते दिनों में उसने किस तरीके से बाजार का रुख किया और बाजार में क्या हलचल देखने को मिली, आइए जान लेते हैं। बात करते हैं अरहर के भाव की, जिसमें सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो चौथे हफ्ते के अंदर जो अरहर के जुलाई के दौरान सौदे हुए थे 10,560 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। उसके बाद अगर पहले हफ्ते की बात करें यहाँ पर तो 10,090 रुपए पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्राफ के अंदर कि किस तरीके से बदलाव भाव के अंदर देखने को मिला। वहीं दूसरे हफ्ते की बात करें, औसत साप्ताहिक भाव की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि 11,026 रुपए प्रति कुंटल पर यहाँ पर ये साप्ताहिक भाव आपको हम बता रहे हैं अरहर के, जो औसत साप्ताहिक भाव के हिसाब से जून और जुलाई महीने के अंदर देखने को मिले। वहीं अगर तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर 10,432 रुपए प्रति कुंटल पर देखने को मिले। तो जून जुलाई यानी पिछले 2 महीने के अंदर जो साप्ताहिक औसत भाव अरहर के हमने देखने को मिले वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिले, जो आप अपने ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद बात करते हैं अरहर का भाव कानपुर मंडी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से रहा। बात करें 1 जुलाई की तो आप देख पा रहे हैं 1 जुलाई के अंदर आप देख रहे हैं 10,700 रुपए प्रति कुंटल पर इसके भाव रहे। वहीं अगर बात करें आगे 8 जुलाई के अंदर क्या भाव में परिवर्तन आए, 10,850 रुपए प्रति कुंटल पर आए। ग्राफ देखिए ऊपर गया है। उसके बाद 17 जुलाई यानी जुलाई के अगले ही महीने के जुलाई के अगले ही दिनों में आप देख रहे हैं कि ग्राफ नीचे आया है 10,780 रुपए पर यहां पर आपको भाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें 22 जुलाई की तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 10,760 रुपए प्रति कुंटल पर अरहर का भाव कानपुर मंडी उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार से हुए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उतार चढ़ाव के साथ सौदे यहां पर अरहर के देखने को मिले। अब महीने की बात करें अगर तो मासिक तौर पर अगर देखा जाए अरहर का भाव किस प्रकार से उठापटक के साथ हुए। मई की बात करें तो आप देख रहे हैं 10,430 रुपए प्रति कुंटल पर मई के दौरान अरहर के सौदे तमाम मंडियों में देश भर की हुए। वहीं अगर जून की बात करें तो आप देख रहे हैं ग्राफ में उछाल आया है 10,559 रुपए प्रति कुंटल पर अरहर के सौदे जून के महीने में देश भर के तमाम मंडियों में हुए। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और आपसे जानना चाहते हैं कि अरहर के सौदे की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से उठापटक के साथ सौदे हुए हैं, चाहे वो मई या जून या जुलाई महीने की बात हुई। अगर बात करें मौजूदा स्थिति की तो क्या स्थिति है बाजार भाव में?
देखिए, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अरहर के बाज़ार में हमने देखा है कि भावों में जुलाई के स्टार्टिंग से लेकर आप थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि जो मानसून था वो अब अपने चरम पर है और उसकी वजह से जो सोइंग एक्टिविटी है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। बजट में एक चीज़ पर और खास ध्यान रखा गया कि जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उस पर फोकस किया गया, जिसका मेन उद्देश्य है कि पर एकरेज जो पैदावार है वो बढ़नी चाहिए, तो उस पर भी काफ़ी बजट एलोकेट किया गया। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो दलहन की पैदावार है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। हम काफ़ी हद तक देखें तो आयात के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहते हैं और मुझे लगता है कि जो बजट में एलोकेशन किया गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो निर्भरता है वो हमारी कम होती हुई दिखाई देगी और हम आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें तो अरहर में कहीं ना कहीं जो इस बार एक्सपेक्टेड है कि करीबन 33 लाख मेट्रिक टन के आसपास की क्रॉप हो सकती है, तो लग रहा है कि क्रॉप यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी और जो हमने पिछले साल डेफिसिट देखा था वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई देगा और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि सभी दलहन के अंदर आपको भावों में नरमी या मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। जी, तो ये अरहर के बाजार भाव की स्थिति रहेगी और आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाएगा ये भी बहुत बेहतर तरीके से हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी ने आपको समझाने की कोशिश की। अनुज जी, आप हमेशा की तरह मंडी खबर में हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करते हैं और आप बताते हैं कि कब मंडियों का रुख करना चाहिए और कैसे किसान भाई अपनी उपज का अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं। आप स्टूडियो में आए, कीमती समय निकालकर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अरहर के भाव कुछ इस प्रकार से रहे और रुक करते हैं एक बार फिर से अपने सहयोगी अंजू जी का। तो अंजू जी, आगे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपका रुक करते हैं और क्या कुछ खास बजट में रहा आपसे जानना चाहते हैं। शुक्रिया अनुज जी, आपका भी और पुलकित जी आपका भी। बहुत अच्छे से समझाया आपने किस तरीके से अरहर का जो ट्रेंड है वो दिखाई दे रहा है और ओवरऑल मार्केट को भी हमने समझा। आइए अब जानते हैं कि आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खास तौर पर किसानों के लिए एमएसपी जो घोषित किया गया हाल में उसको लेकर क्या कहा। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान अन्नदाता के लिए हमने 1 महीने पहले सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, जिससे काम करने के लिए कम से कम 50% मार्जिन का वादा पूरा हुआ। तो एमएसपी को लेकर हमेशा ही किसानों की उम्मीदें रहती हैं, जिस पर सरकार समय समय पर खरा भी उतरती है। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया गया तो उसमें भी आपने देखा कि कितने अच्छे जो फसलों के भाव वो हमारे किसानों को मिलने को लेकर एक उन्हें आश्वासन एमएसपी देता है। तो सर, एमएसपी हालांकि इससे पहले घोषित हो चुकी है, लेकिन एक ओवरऑल जो मार्केट का मूड है वो और आने वाले बजट को सेट कर देता है वो जो घोषणा होती है। और इस बार भी हमने देखा कि चाहे वो दलहन हो या फिर मोटे अनाज को लेकर काफ़ी अच्छा एमएसपी रहा। बिल्कुल, एमएसपी खरीदी से ज़्यादा मार्केट को सेट करती है, बिल्कुल सही है। और जब से ये सरकार आई है 18-19 के बाद, जो एवरेज वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 50% और 50% से ज़्यादा दलहन, तिलहन और मिलेट्स पर देती रही है। उसका प्रमुख कारण रहा है कि इसके लिए बाजार सुनिश्चित हो जाए ताकि किसान जो है इसमें डाइवर्सिफाई कर सके। तो किसान भाइयों को आश्वस्त होना चाहिए कि ये सरकार खरीदी करेगी, क्योंकि इसी के साथ साथ सरकार का ये भी है कि अधिकतम जो है इसको खरीद लिया जाए पीएसएस योजना के अंतर्गत। बिल्कुल। रूपा जी, एमएसपी जो एक समय था जिसे हम सिर्फ एक रस्म अदायगी की तरह देखते थे कि हाँ ठीक है ये होगा, कितना होगा, इतना ज़्यादा किसान भी उसका इंतज़ार नहीं करते थे। लेकिन मुझे लगता है मॉनसून का जितना किसान इंतज़ार करते उतना ही अब एमएसपी जो अनाउंस होने वाला होता है उसी लेवल का इंतज़ार एमएसपी को लेकर भी होता है। तो आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अब सेट हुआ है और बाजार को भी कहीं ना कहीं एक जिस दिशा में सरकार कंट्रोल करना चाहती है या फिर जिस दिशा में जाए किसानों के लिए बेनिफिट हो वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल किसान एमएसपी की वेट करते हैं कि एमएसपी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी जो ये सरकार है, सरकार ने काफ़ी अच्छी एमएसपी काफ़ी फसलों पर अभी इंक्रीज़ किया था। और आप देखिए, अगर हम ग्राउंड लेवल पर भी देखें तो काफ़ी खरीदी भी सरकार की तरफ से की जा रही है। गेहूं एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है जिस पर सरकार ने काफ़ी अच्छी प्रोक्योरमेंट की है। तो कहीं ना कहीं किसानों को एमएसपी का फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से सभी फसलों की खरीदारी जो है वो किसानों से एमएसपी पर की जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा स्टेप है और एमएसपी को लेकर किसान काफ़ी हतोत्साहित रहते हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, डॉक्टर सिंह। डॉक्टर मैम रूपा भी हमारे साथ थी, मार्केट एक्सपर्ट। तो आज हमने मंडी खबर के साथ साथ इस बजट का मंडियों पर क्या प्रभाव रहेगा, किसानों की आय पर क्या प्रभाव रहेगा, ओवरऑल जिस रोड मैप पर किसान को लेकर जाने का प्रयास है सरकार की तरफ से, उसमें इस बजट से कितनी कामयाबी मिलेगी और आने वाला एक साल किस दिशा में जाएगा, वो भी इस बजट के साथ आज सेट हो गया, जिसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपने उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी और साथ ही साथ इस बजट को समझने में भी आज के कार्यक्रम के बाद उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। यहाँ दीजिए इजाज़त, आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ऑल मेक चॉकलेट और कुकीज, हाथ से बनी मिठास,